जब हम इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं तब हमारे मन में जो पहला सवाल उठता है वो यह है कि ब्रह्मांड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी कि ये ब्रह्मांड किस चीज़ से बना है। अगर आप स्कूल में हैं तो आप कहेंगे इस ब्रह्मांड में एटम ही सबसे छोटी चीज़ होती है, जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इसी को और थोड़ा आगे बढ़ाते कहोगे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं, क्योंकि वो खुद क्वार्क्स से बने होते हैं। यानी ये ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पर क्या ये पूरी तरह से सही है? जी नहीं, ब्रह्मांड केवल यह चीज़ों से मिलकर नहीं बना है, क्योंकि इस मॉडल में हमें यह पता नहीं चलता कि अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं और ये क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन इत्यादि किस चीज़ से बनते हैं। हम अक्सर बात करना पसंद करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स जैसे टॉपिक के बारे में, क्योंकि इनके बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना है और वो इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी है जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इस थ्योरी का नेम है क्वांटम फील्ड थ्योरी। इस ब्रह्मांड को समझने के लिए मानवों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रेडिक्शन अभी तक बिल्कुल सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इससे पहले हम क्वांटम फील्ड थ्योरी समझना शुरू करें, आइए समझते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को। एक ज़माना था जब हमें ये लगता था कि एटम ही मैटर का सबसे छोटा रूप होता है, इसीलिए उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर हमने जाना कि एटम भी सबसे छोटा नहीं होता है, बल्कि ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। उसके बाद जब क्वांटम थ्योरी आई तब उसने कुछ नए पार्टिकल ढूंढ निकाले जिससे अब तक हम अनजान थे। इन पार्टिकल को समझने के लिए नई थ्योरी की ज़रूरत थी, और जब ये थ्योरी आई तब उन्होंने कई और नए पार्टिकल्स होने का प्रेडिक्शन किया। देखते ही देखते इन पार्टिकल की संख्या इतनी हो गई कि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटना पड़ा। ये प्रॉपर्टीज़ थी स्पिन, इलेक्ट्रिकल चार्ज, मास और उनका लाइफ टाइम, यानी कि वो समय जब तक वो डीके होकर लाइट पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो जाते। हमने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें हम इन सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एक साथ रख सके, और साथ ही साथ हम यह भी समझ सके कि अलग अलग फोर्सेस किस वजह से काम करते हैं। इस मॉडल को हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। चलो अब जानते हैं इसमें मौजूद अलग अलग तरह के पार्टिकल्स क्या हैं और यह क्या रोल अदा करते हैं। जितने तरह के पार्टिकल्स इस यूनिवर्स में मौजूद है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। फर्मियंस मैटर के हर रूप का निर्माण करते हैं, चाहे वो एक पेड़ हो, पहाड़ हो, ग्रह हो या कुछ और, जो कि ब्रह्मांड में मौजूद चारों फंडामेंटल फोर्सेस बोसॉन्स की वजह से काम करते हैं। फर्मियंस की फैमिली में भी दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टन्स। अगर क्वार्क्स की बात करें तो ये 6 टाइप्स के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। यही है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। क्वार्क्स स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए वो आपस में मिलकर नए पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, जिसको हेड्रॉन के नाम से जाना जाता है। हेड्रॉन्स को भी दो भागों में बांटा गया है, मेसॉन्स एंड बेरियंस। बेरियंस 3 क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी बेरियंस में आते हैं, क्योंकि प्रोटॉन 2 अप और एक डाउन क्वार्क से बना होता है, जबकि न्यूट्रॉन 2 डाउन और एक अप क्वार्क से बना होता है।
बाकी बचे 4 क्वार्क्स आपस में मिलकर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसके कारण ही हमें नए नए पार्टिकल्स मिलते रहते हैं। अगर हम लेप्टन्स की बात करें तो ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो क्वार्क से नहीं बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ और न्यूट्रिनो। ये स्टेबल होते हैं, जिसके कारण उनको खुद से कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसे ही पार्टिकल का प्रेडिक्शन करता है कि जो बिना किसी कोज के एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनकी एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती है। इस पार्टिकल को हम वर्चुअल पार्टिकल कहते हैं। ऐसे पार्टिकल देखे भी गए हैं। ये चाहे जितने भी अजीब हो, पर वो एक खास पैटर्न फॉलो करते हैं। दरअसल ये हमेशा एक पेयर यानी कि जोड़े में आते हैं, जिसमें एक रेगुलर मैटर होता है और दूसरा एंटी मैटर। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन बनता है तो वो अपने एंटी मैटर पार्टनर के साथ ही बनता है, जिसे हम पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं। उनका मास सेम होता है, लेकिन चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, जो कि यह एनर्जी के कारण ही बनते हैं। जब ये दोनों टकराते हैं तब काफ़ी मात्रा में प्योर एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन की तरह सभी लेप्टन्स के पास एंटी पार्टिकल्स होते हैं। अब आप जान चुके हैं इस ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह के मैटर के निर्माण के लिए फर्मिओन्स का हाथ होता है, पर कौन सा फोर्स कैसे काम करेगा इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये काम होता है बोसॉन्स का। चलिए अब जानते हैं बोसॉन्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा बोसॉन्स किस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोसॉन्स 4 तरह के होते हैं: फोटॉन्स, WZ बोसॉन्स, ग्लूऑन्स एंड ग्रेविटॉन्स। पहले हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग मानते थे, पर अब हमने दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रूप में कंबाइन कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन्स के कारण काम करता है, यानी बिना फोटॉन्स की मौजूदगी में ना ही आपका मैग्नेट आयन को अपनी ओर खींच पाता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी काम कर पाएगी। जो कि आप ये फोर्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। चारों फंडामेंटल फोर्स में वीक न्यूक्लियर फोर्स दूसरे सबसे कमज़ोर फोर्स में आता है। इसके कारण ही उनका डिके होता है तथा एंटी न्यूट्रिनो का निर्माण होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए WZ बोसॉन्स जिम्मेदार होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके कारण ही एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रह पाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूऑन्स जिम्मेदार होते हैं। चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे कमज़ोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई पार्टिकल क्वांटम लेवल में पता नहीं चला है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये फोर्स के लिए कोई ना कोई पार्टिकल जरूर जिम्मेदार होगा। फिलहाल इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल का नेम रखा गया है ग्रेविटॉन्स। ये पार्टिकल कैसा होना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये हम क्वांटम ग्रेविटी वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो इस मॉडल में हमने अब तक क्या क्या जाना, तो हमने देखा कि क्वार्क्स एंड लेप्टन ही वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं। साथ ही साथ हमने अलग अलग बोसॉन्स के बारे में जाना जो सारे फंडामेंटल फोर्सेस के कैरियर का काम करते हैं। इस मॉडल में जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है वो है हिग्स बोसॉन्स। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और एपिसोड में समझेंगे। फिलहाल आप केवल ये जानिए कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल को मास प्रदान करते हैं। अब तक आप मैटर को बनाने वाले पार्टिकल के बारे में जान चुके हैं और वो पार्टिकल के बारे में भी जो फोर्स के कैरियर का काम करते हैं। फोर्स के लिए जिम्मेदार बोसॉन्स पार्टिकल की खोज क्वांटम फील्ड थ्योरी के आधार पर की गई थी। जैसे कि आप उनके नेम से ही समझ सकते हैं कि ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। आइए पहले बारी बारी से जान लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थ्योरी के बारे में। इसके बाद जानेंगे कि ये दोनों थ्योरी के कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता चलता है।
क्लासिकल फिजिक्स में ये दुनिया हमें इतनी साधारण लगती है कि हम पास्ट इवेंट की इन्फॉर्मेशन के आधार पर फ्यूचर इवेंट का तथा फ्यूचर इवेंट की इन्फॉर्मेशन के आधार पर पास्ट इवेंट का बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई प्लेनेट की ऑर्बिट और रिवोल्यूशन स्पीड का पता चल जाए तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि वो प्लेनेट अगले साल इस समय कहाँ होगा या फिर 20 ईयर पहले वो प्लेनेट कहाँ रहा होगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताता है कि दुनिया जितनी साधारण दिखती है उतनी वो है नहीं। क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जेक्ट या तो पार्टिकल होते हैं या तो वेव्स होते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जेक्ट ना तो पार्टिकल होते हैं ना ही वेव्स। वो पार्टिकल एंड वेव दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म होता है। जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते तब तक उनका फॉर्म अलग होता है, पर जैसे ही हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो वो या तो पार्टिकल में बदल जाते हैं या फिर वेव में। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स में पास्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर केवल फ्यूचर इवेंट में होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना के बारे में ही बता सकते हैं। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हम जो सोच रहे हैं वही आउटकम आएगा। जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि दो बिल्कुल समान बॉम्ब को अगर फोड़ा जाए तो वो एक ही समय पर फटेंगे, पर क्वांटम फिजिक्स में हम यही दावा नहीं कर सकते। हो सकता है कि दोनों बॉम्ब एक ही साथ फटे, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों बॉम्ब एक साथ ना फटे। क्वांटम फिजिक्स में सभी आउटकम की पॉसिबिलिटी को वेव फंक्शन कहा जाता है और ये माना जाता है कि रियलिटी यानी वास्तविकता असल में वेव फंक्शन के रूप में एग्जिस्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स चाहे जितना भी अजीब क्यों ना लगे, पर फिजिक्स का मानना ये है कि असली दुनिया और रियलिटी वही है जो हमें क्वांटम फिजिक्स दिखाता है। तो क्वांटम फिजिक्स से हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया का और रियलिटी का असली रूप वो नहीं जो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनका असली रूप वेव फंक्शन के रूप में एग्जिस्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं फील्ड थ्योरी के बारे में। एक साधारण इंसान को यह लगता है कि दुनिया में केवल मैटर है। जहाँ मैटर नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि वो जगह खाली है। पर क्या ये सच है? क्या खाली जगह सच में खाली होती है? जी नहीं। दरअसल खाली जगह पूरी तरह से खाली नहीं होती है। उसे आप एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि दो मैग्नेट यानी कि मैग्नेट के लाइक पोल एक दूसरे के साथ रिपल्स होते हैं, यानी कि अगर आप दो मैग्नेट के साउथ पोल को आपस में नज़दीक लाने की कोशिश करते हो तो आपको एक फोर्स की मौजूदगी का एहसास होगा। लेकिन ये थोड़ा अजीब है क्योंकि दोनों मैग्नेट के बीच में खाली स्थान है, यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं है। फिर ये फोर्स कैसे काम करता है? दरअसल जिसे आप खाली स्थान समझते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है, यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह पूरी तरह खाली नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर फील्ड मौजूद है। यही कहना है फील्ड थ्योरी का। आप क्वांटम मैकेनिक्स एंड फील्ड थ्योरी को आपस में जोड़ दें तो बनता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर जगह और हर समय काल में एक ही साथ कई तरह के फील्ड मौजूद है जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इत्यादि। इनफैक्ट हर एलिमेंट्री पार्टिकल का अपना फील्ड मौजूद है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फील्ड, हिग्स फील्ड, क्वार्क्स फील्ड, ग्लूऑन फील्ड इत्यादि। फिजिसिस्ट इस फील्ड को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेस में हर पॉइंट पे एक या एक से ज़्यादा नंबर होते हैं। इस फील्ड को कितने नंबर की ज़रूरत है उसे आधार मानकर फील्ड को भी अलग अलग टाइप में बांटा गया है। जैसे हिग फील्ड एक स्केलर फील्ड है क्योंकि स्पेस में हर पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए मात्र नंबर की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फील्ड कहा जाता है क्योंकि उन्हें स्पेस के हर पॉइंट को नंबर के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। न्यूटन के अनुसार ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर फील्ड होता है, पर आइंस्टाइन के अनुसार ये टेंसर फील्ड होता है।
इस फील्ड को जब एनर्जी मिलती है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जिस कारण पानी की तरह वहाँ पे रिपल्स बनने लगते हैं। उन्हीं रिपल्स को हम पार्टिकल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब इलेक्ट्रॉन फील्ड में रिपल्स बनते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और जब क्वार्क्स फील्ड में रिपल्स बनते हैं तो हमें क्वार्क्स मिलते हैं। इस फील्ड में जिस पोजीशन से हम एनर्जी देते हैं वो पार्टिकल के रूप में नजर आते हैं, और जैसे जैसे ये एनर्जी फील्ड में फैलती जाती है तो हमें लगता है कि वो पार्टिकल मूव कर रहा है। कुछ फील्ड में पार्टिकल को जनरेट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कुछ में कम। दरअसल किसी फील्ड में पार्टिकल को जनरेट करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो पार्टिकल का मास कितना है। उदाहरण के तौर पर हिग्स बोसॉन्स इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा हैवी होते हैं, इसीलिए उन्हें जनरेट करने के लिए हमें लार्ज हाइड्रोन कोलाइडल की ज़रूरत होती है, जिसमें हमने हिग्स फील्ड को ज़्यादा एनर्जी दी, जिसके बाद ही हमें हिग्स बोसॉन नज़र आए। अब तक आप जान चुके हो कि पार्टिकल्स कैसे बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं। दरअसल ये फील्ड स्पेस और टाइम में एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए कई बार इस फील्ड में एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है, जिसके कारण फोर्स भी काम करते हैं, और कई बार एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में भी बदल जाते हैं। यह हमारी अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है नेचर और रियलिटी को क्वांटम लेवल पर समझने के लिए। पर अभी भी हमारे सामने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी कई अनसुलझी पहेलियां हैं, जिसे सुलझाने की कोशिश अभी भी जारी है। फिजिक्स को लगता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ऐसे ही कहीं फील्ड में से बना है, पर अभी तक उन फील्ड के बारे में हम जान नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का बिल्डिंग पॉइंट क्वार्क्स या इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि फील्ड है, जिसमें एनर्जी देने से इस पार्टिकल का निर्माण होता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।